स्टूडेंट्स, वेलकम आपका पहली क्लास में 9th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र कैसे, डेमोक्रेसी व्हाट एंड डेमोक्रेसी हाउ। ये पढ़ेंगे हम। वैसे अगर आपके पास पुराने बुक है तो ये चैप्टर नंबर 2 मिलेगा आपको, डेमोक्रेसी व्हाट एंड डेमोक्रेसी हाउ। तो लोकतंत्र के बारे में तो आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं। आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा पढ़ी होगी कि लोकतंत्र लोगों का शासन है, लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन, लोकतंत्र हमने पढ़ा है। तो उसके बाद फिर बात आती है कि अब इसकी दोबारा से परिभाषा करने की क्या जरूरत है। देखिए, हमेशा ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए विचार हमेशा ही हम वो काम आएंगे या वही रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ हम डेमोक्रेसी शब्द की भी परिभाषा देते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इंग्लिश शब्द है जो कि यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसी से लिया गया है। डेमोस का मतलब होता है लोगों का और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। तो अगर अर्थ के आधार पर भी देखें तो इसका मतलब है लोगों का शासन। आइए इससे कुछ आगे पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये चीजें तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब आपने 9th क्लास में जो परिभाषा देनी है वो इससे थोड़ा व्यापक है। अब आपने बताना है लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये भी पूर्ण नहीं हुई हमारी बात। भाई शासक, कौन शासक चुने जाएंगे, कौन इसका चुनाव करेंगे, कैसी संस्थाएं होंगी जो हमारा निर्णय लेंगी, नीति निर्माण करेंगी। तो आइए इस परिभाषा को हम और आगे पढ़ते हैं। और आगे पढ़ने के लिए हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक सैनिक अधिकारी थे, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। बाद में उन्होंने 2002 में जनमत संग्रह करवाया और पाकिस्तान में पूरी तरह से सेना का इतना दबदबा था कि उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करवा दिया था। तो चुनाव हुआ, लेकिन प्रेशर में थी जनता, दबाव में जनता ने उसे वोट डाले थे। और फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने काफी सारे बदलाव किए, संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव किए। और जो वहाँ की जो प्रांतीय सरकारें थी, जो चुनी हुई थी, जो संसद थी, उसके भी उसने काफी सारे जो अधिकार थे वो छीन लिए। और इस तरह से संविधान बना दिया कि जो सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, जो संसद है प्रांतीय, वो तभी कार्य करेंगी जब उन्हें राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी। तो क्या ये सही मायने में चुनी हुई सरकार थी? बताइए आप। नहीं, चुनी हुई तो थी, लेकिन उसमें लोगों की अपनी मर्जी नहीं थी। तो इस आधार पर लोकतंत्र की जरूरी नहीं है कि जो चुने हुए लोग हैं वो सही मायने में लोकतंत्र का पालन करते हों। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या होगी कि जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में चुने हुए प्रतिनिधि तो प्रांतों के प्रतिनिधि थे, लेकिन अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वहां किसके पास थी उस समय? राष्ट्रपति के पास थी। लेकिन हमारे देश में सही मायने में लोकतंत्र है और जो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हमारे देश में चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए।
सेकेंड विशेषता है इसमें, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, और ताकि सत्ता में बैठे लोगों को हार जीत के समान अवसर मिले। लोकतंत्र किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। जैसे अब हम चीन का उदाहरण ले लेते हैं। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चीन में लगभग 3000 लोग चुने जाते हैं, लेकिन जो भी चुनाव लड़ना चाहता है उसे कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हुए ना चुनाव, विकल्प ही नहीं रहा वहां पर। उन लोगों ने सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना है, उनके पास किसी दूसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं है। तो क्या वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है? नहीं। तो लोकतंत्र तो नहीं है, इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जो मतदाता हो स्वतंत्र होकर के अपने जिस भी उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं उसे वोट दे, और विकल्प मौजूद हो लोगों के लिए। ऐसा ही एक मेक्सिको का भी उदाहरण है। मेक्सिको में जो पार्टी है PRI पार्टी को शुरू है तो वहां पर लोकतंत्र, लेकिन PRI पार्टी का इतना दबदबा है कि वह चुनाव भी होते हैं, लेकिन वो चुनाव हमेशा ही PRI पार्टी के पक्ष में जाते हैं, क्योंकि वो लोग चुनाव में धांधली करते हैं। मतदाताओं को अगर कहीं पर लगता है कि उनके उम्मीदवार को वोट नहीं मिलने वाले, तो वहां से उस बूथ को ही निकाल करके दूसरी जगह पर उसका बूथ बना दिया जाता है, जिससे कि काफी सारे मतदाता वोट देने से वंचित रह जाते हैं। तो ये हमने दो मैंने उदाहरण बताए आपको, एक तो चीन का उदाहरण जहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, दूसरा मेक्सिको का उदाहरण जहाँ पर लोकतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको विशेषता भी बताई है कि सही मायने में लोकतंत्र वही है जहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और ताकि सत्ता में बैठे लोगों को हार जीत का बराबर सामना करना पड़े और बराबर अवसर मिले। इसलिए तो हमारे देश में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो आज सत्ता में वो कल भी जीत करके आए, जरूरी नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार कल को बीजेपी की सरकार आए। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हमारे नागरिक बिल्कुल स्वतंत्र हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, जो कि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरा हमारी विशेषता है लोकतंत्र की, लोकतंत्र में हर नागरिक का एक वोट और प्रत्येक वोट का समान मूल्य। आपने देखा होगा हमारे देश में किसी प्रकार का मतदाताओं से कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का है, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट है और उस वोट का समान मूल्य है। कई ऐसे देशों के उदाहरण मैं यहाँ भी आपको बताना चाहूंगी जहाँ पर सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है। जैसे सऊदी अरब में हम देखें तो वहां पर महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। तो सही में कहाँ लोकतंत्र हुआ जब महिला जो आधा है पूरी पॉपुलेशन का, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ और कई देश हैं जैसे फिजी में, वहां पर जो भारत के जो नागरिक वहां पर रह रहे हैं, वहां की नागरिकता ले रखी है, जो भारत से कई विदेशी हैं जो वहां पर, उनको मतदान का अधिकार नहीं है। इसी तरह एक और देश है जहाँ पर इस्टोनिया, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को मतदान का अधिकार नहीं है, अर्थात जो लोग वहां पर बहुसंख्या में हैं वही मतदान करते हैं। तो क्या हम उस तरह के लोकतंत्र को सही लोकतंत्र कहेंगे? नहीं। तो वो लोकतंत्र सही मायने में लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र की एक विशेषता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट हो और उस वोट का समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा के भीतर कार्य करे। लोकतंत्र की चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतंत्र में लिखित संविधान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और संविधान में जो लिख दिया है उससे बाहर सरकार नहीं जाएगी। अगर सरकार संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो उस सरकार को आगे आने वाले चुनाव में नहीं वो चुनाव लड़ने दिया जाता या उसको चुनाव में हरा दिया जाता है। तो लोकतंत्र की चौथी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकतंत्र संवैधानिक कानूनों के अनुसार कार्य करे
और जो संसद और नागरिकों के द्वारा और संविधान के द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर जो संस्थाएं हैं वो कार्य करें। तो ये थी हमारी 4 बड़ी बड़ी विशेषताएं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सही मायने में काम कर रहा है। तो इन चारों विशेषताओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बोर्ड से, और इन सभी विशेषताओं को लिख करके याद करना है आपने। उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं कि किस देश में सही मायने में लोकतंत्र है, किस देश में लोकतंत्र नहीं है। जैसे मैंने साथ ही साथ आपको बताया कि कई बार चुनी हुई सरकार जरूरी नहीं है कि वो सही मायने में आपको लोकतंत्र ही प्रदान करे। जैसे अगर हम जिम्बाब्वे का उदाहरण लें, 1980 में जिम्बाब्वे आजाद हुआ था, तो वहां पर जो स्वतंत्र कराने में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया था मुगाबे जो बाद में उनके राष्ट्रपति भी बने, तो उन्होंने बहुत ही योगदान दिया था स्वतंत्रता की लड़ाई में। स्वतंत्र हो गए, लेकिन धीरे धीरे मुगाबे ने वहां पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उसने सारे ऐसे अधिकार ले लिए जो कि राष्ट्रपति को कोई भी जवाबदेही नहीं होती है उसमें राष्ट्रपति की, और वहां पर प्रेस की भी स्वतंत्रता नहीं है। वहां पर अगर कोई पत्रकार राष्ट्रपति के खिलाफ लिखता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से वहां पर न प्रेस की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, लोगों को राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लोगों को वही करना पड़ता है जो कि राष्ट्रपति मुगाबे चाहते हैं। तो लोकतंत्र होते हुए भी वहां पर सही मायने में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं होते हैं। आखिरकार 2007 में वहां पर इसके मुगाबे के खिलाफ आंदोलन चला 2017 में, और मुगाबे को हटा दिया। तो इस तरह से मैंने बाकी देशों के उदाहरण के साथ आपको लोकतंत्र की विशेषताएं समझाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। अब आप आगे बात आती है कि क्या लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन है। लोकतंत्र औरों से बेहतर शासन है, लेकिन सभी ऐसा तो कोई भी शासन नहीं होता जिसमें कि कोई भी कमियां ना हो, जिसमें कोई भी गलतियां ना हो। तो लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ तर्क दिए गए हैं जिनको हम आगे पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, पहला तो इसमें कहा गया है कि इसमें नेता बदलते रहते हैं। जैसे आए 5 साल में चुनाव होते हैं, अगर कोई नेता ठीक से काम नहीं करता तो जनता उसे बदल देती है। तो इसमें तर्क ये दिया गया है कि जैसे नेता बदलते रहते हैं तो इससे सरकार में अस्थिरता आती रहती है, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान उतनी ज्यादा सही तरीके से नहीं अपनाई जाती। लेकिन जो ये खिलाफ तर्क है इनमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। आगे जब हम इसके पक्ष में तर्क पढ़ेंगे तो इनका काउंटर भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात है इसमें, लोकतंत्र राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में नेता लोग किसी ना किसी तरह से कुर्सी पर अपने जाने की तिकड़मबाजी में लगे रहते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं ताकि उन्हें सत्ता में जगह मिल जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि नैतिकता के लिए भी कोई जगह नहीं बचती है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जाती है ये बात। तीसरी बात, फैसले लेने में देरी होती है। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति के हाथ में फैसले नहीं होते हैं। लोकतंत्र में वैसे भी हमारे पास 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उसे अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको रद्द भी कर सकती है, निर्णय देती है। तो इस तरह से कोई भी निर्णय लेने में पहले ग्रास रूट लेवल पे कोई बात उठती है, फिर ऊपर जाते जाते उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। तो व्यापक बहस होती है जिससे कि निर्णय लेने में देरी हो जाती है। ये भी एक इसकी कमी है लोकतंत्र की। चौथा है, सामान्य लोगों को हितों का पता ही नहीं होता। ज्यादातर हम लोग जैसे वोट डालने जाते हैं उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा नेता अच्छा है, कौन सा नेता खराब है, और कई बार नेता लोगों के को मानसिक रूप से इस तरह चेंज करते हैं कि उन्हें सही और गलत का पता ही नहीं चलता। आगे, चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं। जैसे हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं, और जब करोड़ों रुपए कोई उम्मीदवार खर्च करता है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से उसे कमाएगा भी, जिससे कि ये इस प्रणाली में भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। तो इस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की क्या क्या कमियां हैं वो मैंने आपको बताई। क्विक रिकैप ले लेते हैं हम, लोकतंत्र की कमियां क्या क्या हैं। पहली बात, नेता बदलते रहते हैं जिसमें अस्थिरता का माहौल रहता है। दूसरी बात,
राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, नैतिकता के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तीसरी बात, फैसले लेने में देरी होती है क्योंकि चर्चाओं में कई बार इतना समय लग जाता है कि फैसले का मतलब ही नहीं रहता है। चौथा, सामान्य लोगों को हितों का फैसला पता ही नहीं होता है, कई बार गलत फैसले भी ले लिए जाते हैं और जनता को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है। और पांचवा पॉइंट है कि चुनाव बहुत खर्चीले होते हैं। आम जो जनता है, जैसे कि लोगों का शासन है, आम लोग हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कई बार मतदाताओं को भी खरीद लिया जाता है, जो कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी कमी है। इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। अब आगे इसमें आता है कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है। अब हमने इसके खिलाफ तो तर्क बता दी कि लोकतंत्र में ये कमियां हैं। लोकतंत्र बेहतर शासन कैसे है, इसमें आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। या तो ये आ सकता है कि बताइए कि लोकतंत्र बेहतर प्रणाली कैसे है, या फिर लोकतंत्र के पक्ष में तर्क दीजिए। जैसे लोकतंत्र की जरूरतों के अनुरूप फैसले लेने में लोकतंत्र प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। लोगों के अनुरूप फैसले लेने में यह प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। जैसे अगर मैं आपको पहले का उदाहरण दूं, लगभग 1960s में चाइना में अकाल पड़ा, वहां पे लोग भूखे मर गए क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी जो अपना घर भरने में लगी हुई थी, लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और बहुत ज्यादा वहां पर डेथ हो गई। उसी दौरान 1960s में भारत में भी अकाल पड़ा, लेकिन भारत में संसाधन कम होते हुए भी सरकार ने लोगों की चिंता की और लोगों को अपने दूसरे जो अनाज के भंडार थे वहां से अनाज निकाल निकाल करके लोगों को दिया, जिससे कि मरने वालों की संख्या चाइना के मुकाबले काफी कम रही। दूसरा, आज का वर्तमान का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में लोकतंत्र है और जो कोरोना डिजीज की जो महामारी चल रही है, इस दौरान मजदूर लोगों के लिए कितना ज्यादा सरकार काम कर रही है। अपने गोदामों से निकाल निकाल करके लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। न केवल उन लोगों को जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, बल्कि जो ग्रीन कार्ड वाले हैं, जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, उन लोगों को भी मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। और ऐसा कार्य कोई लोकतांत्रिक सरकार ही कर सकती है जो अपने लोगों के बारे में सोचती है। अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है कि लोगों की जरूरतों के अनुसार फैसले लेने में लोकतंत्र प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है। दूसरी है, शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला रूप है ये। लोकतंत्र शासन का सबसे अधिक जवाबदेही वाला रूप है। जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई, अकाल आ गई या कोई दंगे हो गए, तो हम फटाफट अपनी सरकार से पूछते हैं कि नेताजी बताएं। मीडिया वाले भी इतने एक्टिव हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि क्या बात है कि लोग भूखे मर रहे हैं, क्या बात है कि मजदूरों के खातों में पैसे नहीं गए हैं, क्या बात है कि गेहूं का समर्थन मूल्य इतना कम क्यों है, फसल का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है। तो एक लोकतंत्र ही ऐसी प्रणाली है जो सबसे ज्यादा जवाबदेही वाली प्रणाली है, जिसमें नेता लोगों को जवाब देना ही पड़ता है जनता के सवालों का। जबकि बाकी किसी भी ऐसी प्रणाली में लोगों को इतना अपना जिरह करने का या इतना अपनी बातें रखने का मौका नहीं मिलता है। तो सेकेंड है इसके बेहतर प्रणाली क्यों है। दूसरा पॉइंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा जवाबदेही वाली प्रणाली है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है, इसमें व्यापक चर्चा होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी बहस होती है, जिससे कि गलती की संभावना कम से कम हो जाती है और हर एक तबके को, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो बहुसंख्यक है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता है, हर एक तबके के लिए इसमें विचार विमर्श होता है और सबके लिए कोई ना कोई फायदे की बात इसमें चर्चा में जरूर की जाती है। और ये लोकतंत्र में ही संभव है क्योंकि इसमें व्यापक चर्चा के माध्यम से फैसले लिए जाते हैं। आगे, आपसी टकराव को संभालने में शांतिपूर्ण समाधान ये प्रस्तुत करता है। अगर जैसे भारत जैसे विविधता वाले देश में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं, अगर आपसी टकराव भी होता है तो उसको मिल बांट करके सुलझा लिया जाता है। सबको ये एहसास कराया जाता है कि वो सारे अपने हैं। बेगानेपन का एहसास उनमें नहीं आने दिया जाता, जो कि राष्ट्र की एकता के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे इसमें पॉइंट आता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है।
जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान तो हम बिल्कुल एक एक व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। हम अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि जो हमारे नेता हैं वो हमारे घर आके हमसे वोट मांग रहे हैं, अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं, हमसे बिल्कुल मेलजोल बढ़ा रहे हैं। तो प्रत्येक नागरिक को अगर उसकी पूछ होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका सम्मान भी बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने आप को अहम मानता है लोकतंत्र में। तो इस तरह से लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए लोकतंत्र बहुत ही बेहतर प्रणाली है। और लास्ट इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भारत जैसे विविधता वाले देश में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें गलती को सुधारने का मौका भी मिलता है। अगर मान लीजिए किसी समय ऐसे मंत्री या ऐसे नेता का चुनाव कर दिया गलती से कि जो लोगों के भले के लिए नहीं सोच रहा, अपना घर बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में उस गलती को सुधार लिया जाता है। आई होप आपको इस सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इन सभी को कॉपी में नोट डाउन करना है। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसको एक बार या तो दोबारा से वीडियो सुन लीजिएगा, नहीं तो अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। उस तरह के एग्जाम्पल भी आपने इनकी एक्सप्लेनेशन में कोट करने हैं। तो ये हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। लोकतंत्र का अर्थ, विशेषताएं, इसके खिलाफ तर्क, इसके पक्ष में तर्क। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।